मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैं सामाजिक का अध्यापक। सामाजिक विज्ञान हमारे भाग 1 में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पुस्तक के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर लेकर के आया हूँ, जिसका प्रारंभ करने जा रहे हैं हम। इससे पहले के पाठ हमने कंप्लीट कर लिए था। अब देखेंगे इधर ध्यान से। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतवा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कभी लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिख करके कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए उसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुन करके जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों में का इतना लगाव क्यों हो। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा प्रस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर के हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इसमें कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह नीचे इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और नीचे वाले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। उसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि उनसे दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो से खास तालाब बनवाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नान घर कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। इन नालों में हल्की ढलान होती थी
ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण उनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, जहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से, कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। आगे नगर और नए शिल्प। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में उनके मन के बाट और फलक हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं में से चिपके हुए थे। पक्की मिट्टी तथा फेनस से बनी तकलियों सूत कताई का संकेत देती थी। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। पत्थर तराशना, उन मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पचिकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो और मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक बनाया, ये देखेंगे आप। इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह बनाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेनस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेनस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों से चूर्ण को गोंद में से चिपका कर वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद इन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। उस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री होते थे। फेनस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल।
इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसमें बाद में कतई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को मिली कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात किया करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चराहे की ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता था। होगा। जरूरत पड़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग गायें, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन कुछ महीनों में मवेशियों के झुंड वे को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ सफाई मिलती थी और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में भाग थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंभात खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थरों जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन का मोहरबंदी मिले। गीली मिट्टी पर दबने से बनी छाप की आकृति। यहाँ पर एक इमारत मिली जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार करते थे। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो से सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है
कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत एक कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों को के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर के बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के अवयव आसपास इलाके को छोड़ करके मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना करके सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, जिसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, दांत, दंत यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों, ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें उपयोगी शब्द देखेंगे अपन। नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहूर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई इत्यादि। कुछ तिथियां हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। इस प्रकार से हमारे इसमें 8 प्रश्न हैं। आपको 6 प्रश्न करने हैं। आपको आपकी सामाजिक की कॉपी में कार्य करना है, और जब कार्य पूरा हो जाए तो विद्यालय आकर के इसकी जांच करानी है। विद्यालय में आने का समय प्रातः 11 बजे से लेकर के 3 बजे के मध्य में आए। इसी के साथ आपको जो विद्यालय द्वारा प्रोजेक्ट शीट लगाई गई है, उसे बाजार से लेकर के और कंप्लीट करके विद्यालय में जमा कराएं। मेरे को उम्मीद है कि आप ले चुके होंगे, और यदि आपने नहीं ली है तो अब ले लें आप, क्योंकि ये प्रोजेक्ट से ही आपके वार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। विद्यालय में आप, यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप लोग अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए, किसी भी विषय की हो, प्रातः 11 बजे से लेकर के 3 बजे के मध्य या 2 बजे के बीच में विद्यालय में आएँ और अपनी जो भी समस्या हो उसका समाधान विद्यालय से करवा करके चले जाएं। ठीक है बच्चों, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।